चलिए हम लोग पीछे दो आक्रमणों को पढ़े हैं, मोहम्मद बिन कासिम का और महमूद गजनवी का। तीसरा जो आक्रमण है भारत पर, मोहम्मद गोरी का आक्रमण कहलाता है ना। मोहम्मद गोरी जो है, हम वहां आते हैं। अफगानिस्तान में घूर एक जगह है ना, GHUR, घूर है ना, इट्स अ प्लेस इन अफगानिस्तान। घूर पहले गजनी के अधीन था, जैसे हम लोग यहाँ दिल्ली का वैल्यू है, उसी तरह से उस दुनिया में गजनी का वैल्यू था। और उसका वैल्यू जो है महमूद गजनवी ने, बिकॉज ऑफ महमूद गजनवी द प्लेस गजनी गॉट इट्स इंपॉर्टेंस। तो गजनी रिमेन्ड डोमिनेंट इन दैट एरिया एंड घूर वाज इन अफगानिस्तान एंड अंडर द सबऑर्डिनेशन ऑफ गजनी। तो इतिहास में हमेशा उत्थान पतन होता है, गजनी का फिर पतन हुआ। देन घूर asserted its independence and the first known ruler of Ghur was Saifuddin, है ना। Then it is Alauddin Hassan who captured Ghazni, जिसने गजनी को कैप्चर किया और वहां आग लगाया, तो उसको जहान सोज भी कहा जाता है ना। अलाउद्दीन हसन इज ऑल्सो नोन एज जहान सोज, जहां को जला देने वाला, बर्नर ऑफ द जहां। देन ही वाज रिप्लेस्ड बाय गियासुद्दीन मुहम्मद। गियासुद्दीन मुहम्मद बिकेम रूलर इन 1173। 1173 में गियासुद्दीन मुहम्मद घूर का शासक हुआ। उसी का भाई था मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सैम, है ना। मुइजुद्दीन मुहम्मद बिन सैम is the person who is known as Muhammad Ghori in Indian history. So his actual name is Muizuddin Muhammad bin Saim, है ना। यही तो हम लोगों का आदत है कि जगह के नाम के साथ आदमी को जोड़ देते हैं। जैसे आप बाहर जाते तो बिहारी बिहारी बोलने लगता है, तो इन द सेम वे घूरियन, घूर का तो घूर बोलने में दिक्कत है तो गोरियन हो गया। तो गोरी मोहम्मद, मुसलमान है तो मोहम्मद हो गया, तो मोहम्मद गोरी बिकेम अ पॉपुलर नेम इन एनवर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अब जैसे हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि इट इज बिलीव्ड कि महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया नॉट फॉर द सेक ऑफ टेरिटरी, आइदर फॉर रिलीजियस पर्पस। देयर आर टू ओपिनियंस कि आइदर ही इन्वेडेड इंडिया फॉर रिलीजियस पर्पस और फॉर वांट ऑफ वेल्थ। अब अपने अपने हिसाब से दोनों लोग मानते हैं जिनको जो मानना है, लेकिन महमूद गजनवी हिमसेल्फ वाज अ वेरी पावरफुल रूलर एंड देयर वाज नो पर्सन एट दैट टाइम टू कन्फ्रंट महमूद गजनवी। बट द सेम सिचुएशन इज नॉट विथ गियासुद्दीन मुहम्मद और मोहम्मद गोरी। दे डिड नॉट हैव द एनफ स्पेस टू एक्सपेंड इन साउथ ईस्ट एशिया। मोहम्मद गोरी या इन लोगों के दुश्मन ये तीन थे। ख्वारिज़म का शाह उस समय काफी मजबूत था और इससे लड़ना सबके बस की बात नहीं थी। लाहौर में गजनी शासक थे और मुल्तान में इस्माइलिया। ऑल द थ्री वेयर एनिमीज ऑफ द घोरियन डायनेस्टी। तो मोहम्मद गोरी है, या जो हम लोग गियासुद्दीन मोहम्मद बिन सैम बोलते हैं, दे डिड नॉट हैव द ऑप्शन टू इन्वेड इंडिया, दे हैड द कंपल्सन टू कम टू इंडिया। They did not have option to go Southeast Central Asia because they were more powerful than the Ghurians. तो उधर जाना इनके लिए संभव नहीं था। भारत की तरफ आना ही इनके पास एकमात्र विकल्प था, अगर इनको बचना था तो, है ना। अब ये दोनों भाई हैं, गियासुद्दीन मोहम्मद और मोहम्मद मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम। तो एक्चुअली पहले से ही लगभग समझौता लोग कर लिए कि घूर में रहा गियासुद्दीन मोहम्मद और इसको गजनी दे दिया, तो भाई भाई में मार काट ना हो, तो दे डिवाइडेड देयर एम्पायर। और बाद में ही हुआ कि विद इन इंडिया
मोहम्मद बिन सैम रहेगा, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम रहेगा, और आउटसाइड इंडिया गियासुद्दीन मोहम्मद रहेगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ज्यादा विवाद का स्कोप नहीं रहा। तो जो मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन सैम उर्फ मोहम्मद गोरी, he had a compulsion to invade India if they had to protective policy भी था, और if there is any intention to expand, अगर विस्तार भी करना है, अपनी रक्षा भी करनी है, तो दोनों ही स्थिति में भारत की तरफ आक्रमण करना ही एकमात्र विकल्प उनके पास था। उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं था कि ये नहीं तो वो, उनको एक ही ऑप्शन था, टू इन्वेड इंडिया। In 1175 he invaded मुल्तान। 1175 में उसने मुल्तान पर हमला किया। 1178 में मुल्तान को आधार बनाकर गोमल पास, गोमल दर्रे से he entered into India and then he invaded गुजरात। अनिलवाला के शासक भीम के खिलाफ आक्रमण किया। तो अनलाइक महमूद गजनबी इज नॉट सेड टू बी डिफीटेड एनी टाइम। चंदेलों के साथ विवाद जरूर है, लेकिन मोहम्मद गोरी वॉज डिफीटेड बाय भीम। मोहम्मद गोरी को भीम ने, अनिलवाला के शासक भीम ने हरा दिया। 1178 1178 के बाद फिर मोहम्मद गोरी ने गुजरात के रास्ते भारत में प्रवेश करने का सोचना ही बंद कर दिया, है ना। वो डिफिकल्ट टेरेन भी था और हार गया, therefore he did not come to India through that। 1190 ही इन्वेडेड पंजाब। 1190 में उसने पंजाब पर हमला किया और वहां के शासक खुसरो मलिक को पराजित किया। He defeated खुसरो मलिक ऑफ पंजाब। जैसे ही पंजाब पर हमला हुआ, द मोमेंट ही डिफीटेड द रूलर ऑफ पंजाब, उसकी जो सीमा है चौहानों से मिल गई, क्योंकि चौहान दिल्ली में थे। तो स्वाभाविक है कि जब पंजाब में आ गए तो दिल्ली वालों से तो मुलाकात होगी ही होगी। तो महमूद गजनबी का पृथ्वीराज चौहान से जो युद्ध है वो एक बट नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और जो नॉर्मल राज्य में होता है वो होना ही था। 1191 ये भारत में बहुत फेमस कहलाता है। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वॉज फॉट। 1191 तराइन का पहला युद्ध हुआ। ये पहला युद्ध हुआ और ये रेयर मौका है जब राजपूतों ने विदेशी इन्वेडर्स को हराया। इस तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, है ना। तो दैट इज हेल्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विक्ट्री ऑफ दैट टाइम। और पृथ्वीराज चौहान के कथा कहानी काफी प्रचलित है। पृथ्वीराज रासो किताब है चंद बरदाई का। तो भारत में ऐसा होता ही है और दरबारी परंपरा का किताब है। लेकिन 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड। पृथ्वीराज चौहान हरा दिए गए और फिर पृथ्वीराज चौहान हरा दिए गए। अब इसके पीछे कथा कहानियों का लाइन लग गया। अब यह कहा जाता है कि हाँ 1191 में मोहम्मद गोरी जब भाग रहा था तो पृथ्वीराज चौहान ने एक राजपूत का नीति का पालन करते हुए भागते हुए शत्रु पर आक्रमण नहीं करके उसको जिंदा छोड़ दिया, वगैरह वगैरह। देयर आर सो मेनी स्टोरीज। तो जब आप जीत जाते हैं तब तो ठीक है, आपकी राजपूती और आपका जो साहस शौर्य है उसका चर्चा होगा। लेकिन जब हार जाते हैं तो यू फाइंड सो मेनी एक्सक्यूजेस। कैसे कोई स्टूडेंट फेल कर जाता है तो कहता है कि हमको सर ने नहीं पढ़ाया,
कोचिंग वालों ने नहीं पढ़ाया। वो अपना जो दोष है, ये आदमी का ह्यूमन नेचर है, तो आपको बदनाम करेगा। और उसी समय उसको या सोचने वाले को नहीं लगता है कि हाँ उसी कोचिंग से और लोग भी पास तो किए हैं ना, वो तो आसमान से नहीं टपके हैं। तो कोई उसी कोचिंग से पास कर गया और आप नहीं पास किए, तो किसी भी टीचर ने क्लास में पास करने वाले को अलग से बैठा के नहीं पढ़ाया, सबको एक साथ पढ़ाया। तो नोबडी टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफीट। और संसार में जो अपने हार और कमी का जिम्मेदारी लिया है, वही संसार में सफल आदमी हुआ है। एस्केपिस्ट कभी भी सफल नहीं होते हैं। तो 90% से अधिक आदमी एस्केपिस्ट होते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान हार गए, तो जिम्मेदार कौन ठहरा रहे हैं? जयचंद इनके लिए जिम्मेदार है। ठीक है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में मदद नहीं किया। ठीक है, मदद नहीं किया, लेकिन जयचंद के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मदद न किया जाना, यह कोई अनोखी घटना उस काल की नहीं है। ये भारतीय सामंतवाद और राजपूत राज्यों का टिपिकल फीचर है। उनका तो सबल था अपने पड़ोसियों से लड़ाई करना। राजपूत राज्यों का एक फेवरेट सबल था। वो लड़ेंगे किससे? जमीन के टुकड़े के लिए हर राजपूत अपने पड़ोसी से ही लड़ा है। एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जब है, उस किताब में राजपूतों के जो सबसे अच्छे अच्छे युद्ध हुए, तो राजपूत के खिलाफ बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ता है ना, और पूरा जी जान से लड़ता है, क्योंकि एक राजपूत दूसरे राजपूत के अस्तित्व को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं होता है। तो वहां जयचंद वॉज नॉट एक्टिंग एनीथिंग एक्सेप्शनल, या सामंतवाद का ये फीचर है। कोई भी जो जिसके पास एस्पिरेशन है, एम्बिशन है, और बुद्धि, सामंतवाद में बुद्धि सीमित होता है, जमीन में गड़ा हुआ बुद्धि है, क्लोज बुद्धि है, तो चाहेगा कि बगल वाला खत्म हो जाए तब ना हमारे लिए हाथ फैलाने का जगह होगा, स्पेस होगा। एंड जयचंद डिड नॉट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट, नो एग्रीमेंट विथ पृथ्वीराज चौहान की जब आपको कोई पीटेगा तो हम बचाएंगे। अगर ऐसे कोई समझौता होता, जैसे अंग्रेजों ने हैदर अली से समझौता किया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद कि मराठा आक्रमण करेंगे तो हेल्प करेंगे, तो एग्रीमेंट करके नहीं हेल्प की। तो जयचंद का कोई पृथ्वीराज चौहान के साथ एग्रीमेंट नहीं था कि भाई तुम पर आक्रमण होगा तो हम तुमको मदद करेंगे। और राजपूतों का ये गुण ही नहीं है कि दूसरे राजपूत को समय पर मदद कर देना, और उस जमाने की टिपिकल विशेषता है। नहीं तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश लेकर जब 500-600 राजपूत राज्य हैं, और राजपूत लड़ने में एक्सेप्शनल होते हैं, लड़ाई बहुत बढ़िया करते हैं, और कोई काम करे न करे, लड़ाई बहुत मस्ती से करते हैं, बहुत जानदार लड़ाई करते हैं। लेकिन जब दूसरे के खिलाफ लड़ना होता है तो सब अपने पड़ोसी को मरते हुए देखने में आनंद उठाते हैं। इस समय भी यही हुआ। इसीलिए कथा कहानी कि जयचंद के कारण पृथ्वीराज हार गए, यह केवल एस्केपिस्ट मेंटेलिटी। आप हार गए, यू एनालाइज व्हाई यू वर डिफीटेड। आप 1191 में जीते तो किसी को श्रेय नहीं दिया, तो 1192 में हारे, यू वेर रिस्पॉन्सिबल, यू वेर रिलैक्स्ड, यू वेर नॉट विजिलेंट टू द अटैक्स ऑफ मोहम्मद गोरी, एंड मोहम्मद गोरी शुड बी गिवन क्रेडिट कि 1191 में बुरी तरह हारा हुआ 1192 में जीत जाता है। इसीलिए हम एग्जाम्पल देते हैं कि यूपीएससी अगर कोई करता है, इंटरव्यू में जब फेल कर जाता है, यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट प्रीलिम्स के कुछ ही दिन पहले आता है ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना पहले आता है। और जो आदमी इंटरव्यू दिया हुआ है, इंटरव्यू देने वाला बहुत कम होता है, 1.5 गुना के आसपास लोग होते हैं, और रिजल्ट आने से पहले तो उसको लगता है कि हम तो कलेक्टर है, और रिजल्ट आया तो उसके बाद उसको लगता है हम तो 0 हो गए। और फिर पीटी देना, और वो पास करता है फिर पीटी में, तो वो उसका क्रेडिट जाएगा कि ही डिड नॉट लूज द पेशेंस,
दैट प्रेजेंस वाज विथ मोहम्मद गोरी, नॉट विथ पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी जो बुरी तरह 1191 में हारा है, हाउ ही रिकूप्ड हिमसेल्फ, हाउ ही रीऑर्गेनाइज्ड हिमसेल्फ एंड इन सच ए वे दैट ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो क्रेडिट दीजिए उसको, है ना। अब इसलिए नहीं कि मुसलमान है तो आप उसको गलियाइए। आप हार गए तो आप पृथ्वीराज चौहान के भरोसे दिल्ली पर शासन तो कर रहे थे, तो उसको रिस्पॉन्सिबल बनाना भारत के इतिहास के उस ट्रेंड को कहता है कि हम शुतुरमुर्ग की तरह इतिहास को जिए हैं, है ना। आंधी तूफान आया, आप मूरी घुसा लिए बालू में, तो इसलिए तूफान नहीं रुक जाएगा। जो आ रहा था इस समय से भी तो राजपूत अलर्ट हो जाते। 1192 के युद्ध के बाद राजपूत को अलर्ट हो जाना चाहिए था, क्योंकि 1192 में भारत के आंतरिक टेरिटरी में मुस्लिमों को घुसा दिया। मोहम्मद गोरी महमूद गजनबी नहीं था। मोहम्मद गोरी जहां भी जीत रहा था उस क्षेत्र पर कब्जा कर रहा था। ही वॉज ऑक्यूपाइंग द टेरिटरी। देयरफॉर अगर अलर्ट होते तो आप उसी समय अलर्ट हो जाते और यू वुड हैव ऑर्गेनाइज्ड योरसेल्फ। आप कम राजपूत राजा इस देश में नहीं थे। तो तराइन का युद्ध जो है भारत में तुर्क शासन की स्थापना की नींव डाल देता है। फाउंडेशन स्टोन वाज लेट आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन इंडिया। नाउ एंड ऑनवर्ड्स दिल्ली बिकेम वन ऑफ द सेंटर ऑफ द टर्क्स एंड कुतुबुद्दीन ऐबक वाज अपॉइंटेड इक्तादार और इंचार्ज ऑफ दिल्ली इन इंडियन टेरिटरी। एंड मोहम्मद गोरी तो आता जाता रहेगा इसके बाद। इसीलिए 1194 में जयचंद की बारी आ गई, तो हम कहते हैं कि हम पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिए तो जयचंद हार गए। अरे लाइन लगा के राजा हार रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली पृथ्वीराज चौहान, इट वॉज नॉट ओनली जयचंद। इसके पीरियड में, इसके बाद 1194 से 1203 के दरमियान कुतुबुद्दीन ऐबक राजस्थान और गुजरात के ए नंबर ऑफ रूलर्स को हराएगा। यूपी में राजपूत राज्यों को हराएगा। और इस पीरियड में मोहम्मद गोरी तभी भारत में आएगा जब कुतुबुद्दीन ऐबक SOS भेजेगा कि खतरा है, आ जाइए जरा। और मोहम्मद अजमेर के पास कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब आक्रमण किया वहां, तो राजपूत राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को घेर लिए थे और लगभग कुतुबुद्दीन ऐबक ऑन द वर्ज ऑफ डिफीट था। तभी हल्ला हुआ कि गोरी आ रहा है, गोरी आ रहा है। गोरी के आने का नाम ही सुनकर सब भाग गए। अब वहां कौन भगा दिया, है ना। तो उस समय भी कुतुबुद्दीन ऐबक 1194 के आसपास से कुतुबुद्दीन ऐबक खत्म हो सकता था, लेकिन गोरी का नाम सुना और एवरीबॉडी फ्लेड अवे। तो केवल हवा में तलवार चलाने से दुनिया नहीं चलती। तो 1194 में जयचंद को चंदावार के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। द मोमेंट मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद, ही वॉज इनटू यूपी एंड बिहार, क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद का बनारस और बिहार के हिस्सों पर भी कब्जा था। तो मेनलैंड में एंट्री मार दिया मोहम्मद गोरी ने। और उसी के बाद बख्तियार खिलजी इंटर्ड इनटू बिहार, बंगाल एंड देन ही वेंट अप टू आसाम। तो इस तरह से भारत में इनका एंट्री हो जाता है। अब जो है वही मैंने 1194 से 1203 हम लोग फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक रिमेन्स इन चार्ज ऑफ दिल्ली। He expands on his own whenever there is any SOS situation. He informs Muhammad Gori and he sends assistance or himself comes from time to time. वह लगातार मोहम्मद गोरी भारत में नहीं रहता। अब इस पीरियड में ऐसा ही चला। हाँ, इस बीच में एक और घटना होती है, वो है 1202 1202। ये भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और गोरी के राज्य के लिए भी
निगेटिव पॉजिटिव दोनों रिजल्ट लेकर आता है। 1202 में अंधखोद का युद्ध होता है, बैटल ऑफ अंधखोद। इस युद्ध में ख्वारिज्मों ने गोरियों को बुरी तरह से हरा दिया। ख्वारिज्म का शाह बहुत ही मजबूत राजा था और इतनी बुरी तरह से गोरी हारे कि अब उधर ताकने की हिम्मत इनको नहीं थी। इसलिए अंधखोद के युद्ध ने गोरियों के लिए वेस्टवार्ड देखना रास्ता ही साफ क्लोज कर दिया। तो इनके पास ईस्टवार्ड देखने के अलावे अब और भी कोई विकल्प नहीं बचा और अंधखोद के युद्ध ने तय कर दिया कि गोरी लोग अब इधर ही रहेंगे। जब उधर का रास्ता ही बंद हो गया तो इधर रहने के अलावे और कोई उपाय गोरियों के पास नहीं रहा। इसीलिए कहा जाता है कि अंधखोद के युद्ध ने भारत में तुर्कों के शासन की स्थापना का या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सा दिल्ली सल्तनत की स्थापना के लिए, है ना। तो युद्ध हुआ अंधखोद का और दिल्ली में शासन स्थापित होगा, इसका प्री इम्प्टिव स्टेप वहां हो गए कि अब इधर रहना है। अब हमारे इतिहास में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा मोहम्मद गोरी के मारे जाने की कथा कहानी काफी प्रसिद्ध है और राजपूतों के जितने कथा कहानी है उसमें वो हीरो की तरह है। और इस कहानी में कहा जाता है, क्योंकि हम लोग इतिहास को इतना घसीट देते हैं कि बदला लेने की कार्रवाई किसी न किसी तरह पूरा करिए देंगे, है ना। तो इसमें कहा गया कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी ने हराया तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बहुत बेइज्जत किया, जगह जगह ले जाके तमाशा दिखाता था, देख देख यही है जो हमको हराया था, क्या हालत है इसका, और अंधा कर दिया, मिर्चा डाला वगैरह वगैरह की, टॉर्चर्ड इन मेनी वेज। तो इसी क्रम में और पृथ्वीराज चौहान शब्द बेधी बांध चलाना जानते थे। इस कहानी के अनुसार 1206 में इसी तरह से एक तमाशा मोहम्मद गोरी कर रहा था और शब्द बेदी बांध चलाने के लिए कहा गया। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने प्लानिंग कर लिया कि ठीक है आप जन्मे करते हैं और जब बांध चलाना होगा तो मोहम्मद गोरी बोलवे करे कि चलाओ चलाओ, तो चलाओ जहां से आवाज आएगी मार दीजिएगा, मोहम्मद गोरी उलट जाएगा। तो चंद बरदाई ने 4 बार 24 अंगुल गज प्रमाण जो कविता है कहा कि डिस्टेंस बता दिया कि मोहम्मद गोरी कितनी दूरी पर है। इनकी भाषा ये समझे, उनकी भाषा वो समझे। तो जैसे ही ऐसा हुआ पृथ्वीराज चौहान ने तीर चले और मोहम्मद गोरी उलट गए और पृथ्वीराज चौहान का बदला पूरा हो गया। तो हम लोग कैसे भारतीय सिनेमा में देखते हैं कि हीरो अंत तक विलेन को मारिए देता है, ये अपना बदला लेके फिर। तो हम लोग भारत का जो साहित्य है, भारत का जो इतिहास है वो ऑप्टिमिज्म वाला इतिहास है। भारत में रेयर आप सिनेमा देखिएगा कि ट्रेजेडी होगा। अगर 1000 सिनेमा बनेगा तो 5 सिनेमा ट्रेजेडी बनेगा, है ना। और शेष सिनेमा में मरते मरते भी हीरो जिंदा होके हीरो हीरोइन मिलकर चल देंगे घर, है ना। आप कालिदास का नाटक देखिए, सब ऑप्टिमिज्म है। और आप शेक्सपियर का नाटक देखिए, 32 नाटक शेक्सपियर ने लिखा है, 32 का 32 ट्रेजेडी, है ना। तो ये देश का भी विशेषता होता है ना, रीजन का भी विशेषता होता है। तो हम कैसे छोड़ देंगे कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा कैसे चल दिया, है ना। हाँ, और कुछ किताबों में पृथ्वीराज चौहान को राम कहा गया, मोहम्मद गोरी को रावण कहा गया, और उसमें तराइन का युद्ध नहीं लिखे, 1192 का युद्ध पर कहानी खत्म, है ना। तो हमारे यहाँ किताब लिखने की बहुत ही इस तरह की स्ट्रॉन्ग परंपरा है। लेकिन इतिहास में साक्ष्यों के आधार पर पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गोरी के मारे जाने की कथा हिस्टोरिकल नहीं है, वह ऐतिहासिक नहीं है। क्योंकि मोहम्मद गोरी और मतलब 1192 के तराइन के युद्ध के बाद
पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ, देयर इज नो डेफिनेट इंफॉर्मेशन। और युद्ध होता है 1192 में और गोरी मरता है 1206 में। 8-6-14। ये कोई पागल जैसा आदमी ही हो सकता है जो ये बिलीव करे कि 14 साल मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ ढोता चला। लॉजिकली इट इज नॉट पॉसिबल, उसके जी में इतने काम नहीं था। पृथ्वीराज चौहान का डेथ का भी कोई एविडेंस नहीं है, डेथ का भी तो कोई एविडेंस नहीं तो कोई खोजेगा तब ना। पृथ्वीराज 1192 में मरे और टीपू सुल्तान जो है 1799 में मरा। जब खोज हुआ तो मिला नहीं, बहुत खोजने के बाद उसका जो तलवार जो था राजकीय तलवार, उसके साथ पहचाना गया कि यही टीपू है। जब खोजा, और जबकि टीपू सुल्तान अपने महल में मरा है ना, और ये मैदान में मरे। उस समय लाशों को खोजने पर ही खोजा आ सकता था, लेकिन इनके लिए खोजने वाला भी प्रोबेबली नहीं रहा होगा, तो नहीं मिले। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये घटना सही है। 14 साल कोई आदमी किसी को लेकर घूमेगा, इट इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। नो नेट ऑल। मोहम्मद गोरी के मरने का स्थान है दमयक। अब जो हुआ हो, बट दिस स्टोरी इज नॉट ट्रू कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मारा, है ना। ये स्टोरी ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सही नहीं है। अब कथा कहानी में अपने वाहवाही करने के लिए आप जो गीत गाइए, यू आर फ्री टू सिंग योरसेल्फ। मोहम्मद गोरी को मारे थे हमको पृथ्वीराज चौहान। जो हुआ, हार गए, कहानी खत्म। ही नेवर रिवाइव्ड, ही नेवर फॉट अगेंस्ट मोहम्मद गोरी, ही नेवर डिड एनीथिंग रिमार्केबल। देन आप एक राजा के रूप में हार गए, आपका बेटा या कोई राजा हुआ, उसने ऐबक की अधीनता मान ली आगे चलकर, है ना। तो अगर आप उस तरह से कोई काम किए रहते तब तो फिर होता कि हाँ हुआ, मे बी दैट यू वेर किल्ड इन द बैटल। और राजपूत लोग मरने में कोताही नहीं करते थे, मरने के भी मास्टर थे। राजपूतों में मरने को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। और पृथ्वीराज चौहान ऐसे योद्धा थे जो युद्ध मैदान से भाग नहीं सकते थे। उनका जो परिणति हुआ दैट इज डिफरेंट थिंग। लेकिन राजपूत हमेशा सीने पर वार कर खाते हैं। वो कहते हैं मारना है तो मारो, अब मरना ही है तो पीठ पर मत मारो, है ना। मे बी दैट दिस वुड हैव हैपेंड विद पृथ्वीराज चौहान। दिस क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि योद्धा होते, राजपूत योद्धा होते हैं, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। मूर्ख योद्धा होते हैं, केवल इतना ही बात होता है ना। तो इसीलिए यहां से दमयक में when he was offering नमाज, यह कहा जाता है कि at a place named दमयक, तो he was killed by a slave when he was offering नमाज in 1206। 1206 में दमयक में इसकी हत्या हो गई। जब हत्या हो गई तो द कमांड वॉज टेकन बाय द स्लेव्स। तो अब इस स्टोरी को हम लोग यहां छोड़ते हैं और हम फिर मुस्लिम राजनीति के कुछ अन्य पक्ष को बढ़ते हैं।